Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 6, The Age of the Guptas. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड को। गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जब गुप्ता रूलर्स रूल कर रहे थे तो इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुए, बहुत प्रॉस्पेरिटी आई और इन्हीं डेवलपमेंट्स और प्रॉस्पेरिटी की वजह से गुप्ता एज को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस चैप्टर में हम चंद्रगुप्त वन को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेटा पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि गुप्ता पीरियड 200 ईयर्स तक रहा। ठीक है, 2 सेंचुरी रहा। 1 सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं तो 2 सेंचुरी मतलब 200 साल इनका टाइम रहा, है ना। अबाउट 2 सेंचुरीज इन्होंने रूल किया। रूल करना कब से स्टार्ट किया? अर्ली 4th सेंचुरी से। तो अर्ली 4th सेंचुरी हम किस टाइम फ्रेम को कहेंगे बेटा? देखो वो पीरियड जो 301 से स्टार्ट होके 400 पे ख़त्म होता है, वो पीरियड जो 301 से स्टार्ट होके 400 पे ख़त्म होता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी से ये रूल करना स्टार्ट करते हैं और 2 सेंचुरीज तक रूल करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो पीरियड था, इसी पीरियड को हम कहते हैं इंपीरियल एज ऑफ द गुप्तास। अब बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज का पीरियड अर्ली 4th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है ना। और कब तक चलेगा? अभी ऑब्वियसली बात है, 2 सेंचुरीज ऐड कर लो, 6 सेंचुरी तक चलेगा। इसे हम कहते हैं इंपीरियल एज ऑफ गुप्तास। 4th सेंचुरी से शुरू हुआ, 2 सेंचुरीज चला और ये पीरियड जो है वो क्या है? इंपीरियल एज ऑफ गुप्तास चलेगी। जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने वास्ट एम्पायर को क्रिएट किया, एस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट एंटायर नदर्न इंडिया था। आई बात समझ में? अगर हम इनके एरिया के एक्सपांस की बात करें तो इन्होंने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल किया, बहुत बड़ा एम्पायर अपने लिए क्रिएट कर लिया था। इन द प्रोसेस ऑफ कार्विंग सच अ ह्यूज एम्पायर, और बेटा इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना क्या इजी टास्क है? नहीं है बेटा, पर इन्होंने किया क्योंकि इनके पास था फर्टाइल ट्रैक्ट। फर्टाइल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनो। देखो पहले तो पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, तो जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहाँ वाले जो राजा होंगे वो ग्रो करने लग जाएंगे, प्रॉस्पर होने लग जाएंगे, और वो उस प्रॉस्पेरिटी का, उस मटेरियल वेल्थ का यूज़ करके आने वाले आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको भी कनकर कर सकते थे। तो ऐसा ही हुआ गुप्तास के साथ, क्योंकि ये लोग रहते थे फर्टाइल लैंड के ऊपर जो थी ईस्टर्न यूपी में। ठीक है, फिर इनके पास बिहार भी इनके कंट्रोल में था। तो यूपी और बिहार वाला रीजन आज भी हम देख लें डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है बेटा? क्योंकि वहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल है, न्यू एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, जो हर साल रिवर जब अपने साथ बाढ़ लेके आती हैं, जब रिवर्स में फ्लड आती है ना, तो ये न्यू एल्यूवियल सॉइल जमा हो जाती है और ये बहुत फर्टाइल होती है। क्योंकि गुप्ता रूलर्स के पास बेटा फर्टाइल लैंड थी, ईस्टर्न यूपी वाली, बिहार वाली, इस वजह से ये ग्रो कर पाए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आयरन और भी इनके पास था। देखो आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है? सेंट्रल इंडिया में मिलता है, बिहार में मिलता है, उसी एरिया पे इनका कंट्रोल था। तो इन्हें आयरन भी मिल गया, फर्टाइल लैंड भी मिल गई, तो कहने ही क्या। इन्होंने इस फर्टाइल लैंड का प्रॉपर यूज़ किया। ठीक है, साथ ही साथ किसका यूज़ किया? इस आयरन, अवेलेबल आयरन का यूज़ किया, फर्टाइल लैंड का यूज़ हुआ, आयरन का यूज़ हुआ, और इन दोनों को ही गुप्ता रूलर्स ने एक्सप्लॉइट किया अपने एडवांटेजेस के लिए। जो मटेरियल प्रोग्रेस थी इसकी वजह से हमने देखा जब पैसा बहुत आने लग जाता है, सबकी लाइफ सेटल होने लग जाती है, आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है ना, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, तो हम देखते हैं जब भरा पेट होता है तब हमें आर्ट भी अच्छा लगता है, मूवी भी अच्छी लगती है, म्यूज़िक भी अच्छा लगता है। ऐसे ही गुप्ता रूलर्स के साथ हुआ कि जब इन लोगों ने देखा कि इनकी जो प्रजा है, जो सब्जेक्ट है वो सेटिस्फाइड है, तो सबका ध्यान अब किसकी तरफ आएगा बेटा? लिटरेचर की तरफ, आर्ट की तरफ, आर्किटेक्चर की तरफ, साइंस और कल्चर की तरफ। तो ये जो मटेरियल प्रोग्रेस थी इसकी वजह से हमने देखा लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, कल्चर, इस सब की भी प्रोग्रेस हुई।
अगर आप भूखे हो, 10-12 दिन से खाना नहीं खाया है और आपके सामने बहुत अच्छा म्यूज़िक गाया जा रहा है, बहुत अच्छी पेंटिंग रखी गई है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी होगी आपकी कहीं से खाना मिल जाए। पर जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, तब हमारा इंटरेस्ट आर्ट की तरफ, आर्किटेक्चर की तरफ, साइंस, कल्चर सब की तरफ जाता है। इस पीरियड को हम क्लासिकल एज भी कहते हैं और गोल्डन एज भी कहते हैं, ठीक है। तो गुप्ता रूलर जब रूल कर रहे थे, इनके रूल के 200 सालों को हम क्लासिकल एज भी कहते हैं और गोल्डन एज भी कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री का क्लासिकल एज, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज। बेटा हम सोर्सेस की बात करेंगे कि भाई हमें गुप्ता रूलर्स के रिगार्ड्स में कहाँ से पता चला। कहीं ना कहीं कुछ तो हमने लिटरेरी सोर्सेस देखे होंगे, सुना होगा, है ना। तो हम सोर्सेस की बात करेंगे। तो पहला है अकाउंट ऑफ फायान। फायान चाइना से आए थे, चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया में रहे। और आए क्यों थे बेटा? ये रिलीजियस मिशन पे आए थे, ठीक है। चाइना में भी बुद्धिज़्म था। तो ये जो जितने भी ट्रैवलर्स थे स्पेशली इंडिया को विज़िट करते थे बुद्धिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए, तो चाइनीज़ पिलग्रिम थे फायान, जिन्होंने इंडिया को विज़िट किया रिलीजियस मिशन के रिगार्ड में। और कब आए थे ये? जब चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे, ठीक है। जब चंद्रगुप्त टू का रूल था तब फायान इंडिया में आए। जब इंडिया में रह रहे थे तो ये पिलग्रमेज पे गए। कहाँ का पिलग्रमेज पे गए बेटा? मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी और राजगृह। तो मतलब ऑल इन ऑल इन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को घूमा। कहाँ कहाँ गए ये गए मथुरा, ये गए कन्नौज, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, राजगृह। इतनी जगह घूमे हमारे फायान। ये है फायान। देखो बेटा उस टाइम फोटोज़ वगैरह तो खिंचती नहीं थी, तो इनका स्केच मतलब है ये, है ना, फायान। और बेटा फायान ने बहुत ही केयरफुल, बहुत ही अनबाइज्ड ऑब्जर्वेशन किया अबाउट द कंडीशन एट दैट टाइम। गुप्ता रूलर्स जब रूल कर रहे थे और स्पेशली कौन? चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में ये आए थे चाइना से इंडिया। तो इन्होंने सारी कंडीशंस को देखा, लोगों से बातचीत की, है ना, लोग खुश हैं कि नहीं हैं, मार्केट कैसा है, पिलग्रिमेज प्लेस पे एनवायरनमेंट कैसा है, इस सबको प्रॉपरली देखा। केयरफुल अनबाइज्ड ऑब्जर्वेशन किया। केयरफुल मतलब सावधानीपूर्वक, अनबाइज्ड मतलब ऐसा नहीं था कि ये बुराई लिखना चाहते थे और ऐसा भी नहीं था ये अच्छा ही लिखना चाहते थे, है ना। अनबाइज्ड थे, बाइस नहीं थे किसी भी तरफ। उन्होंने सबका एनालिसिस किया और फायान के अकॉर्डिंग, या हम फायान के अकाउंट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने देखा कि जो मगध था वो बहुत ही प्रॉस्पर कंट्री था, विथ लार्ज टाउन्स, बड़े बड़े टाउन थे, बहुत प्रॉस्पर कंट्री थी। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है बेटा? समृद्ध, मतलब जहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं हो, ठीक है। रिच मतलब होता है कि भाई उसके पास पैसा है, पर जहाँ प्रॉस्पर आ जाता है तो प्रॉस्पर मीन्स उसके पास पैसा तो है और उस पैसे का वो बराबर यूज़ कर रहा है ना, अपनी मटेरियल वेल्थ को भी बढ़ा रहा है, वहाँ के लोग खुश भी हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मटेरियल वेल्थ के अलावा अगर हैप्पीनेस भी है तो वो क्या है? प्रॉस्पर कंट्री, ठीक है। तो मगध बहुत प्रॉस्पर था, वेल्दी पॉपुलेशन थी। बेटा बहुत नंबर में जो लोग थे वो वेल्दी थे, ठीक है। टीमिंग का मतलब होता है लॉट्स ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा लोग कैसे थे? मगध में वेल्दी थे। पाटलिपुत्र भी एक फ्लरिशिंग सिटी थी, ऑब्वियस सी बात है ना। इसकी इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ पर बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, जो बड़े बड़े दानी लोगों ने बनवा रखे थे। जो दयालु लोग होते हैं ना, जो चैरिटी वगैरह करते हैं, वो दयालु लोगों ने बहुत सारे पैसे वगैरह दे करके क्या बनवाए थे? हॉस्पिटल्स बनवाए थे। बेटा मैंने क्यों कहा कि ऑब्वियस सी बात है पाटलिपुत्र तो फ्लरिशिंग सिटी होगी, तभी तो कैपिटल शिफ्ट होगा। पहले कैपिटल राजगृह था, फिर कैपिटल शिफ्ट होगा पाटलिपुत्र। तो हम कहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करते हैं? जहाँ पर सारे मीन्स हों, है ना। तो कैपिटल शिफ्ट हो गया, कहाँ पर हो गया? पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट होगा, क्योंकि ये फ्लरिशिंग सिटी था। यहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, हॉस्पिटल्स भी थे, और इन हॉस्पिटल्स को एंडो करते थे कौन? बेनिवोलेंट सिटीजन, जो दयालु लोग थे, बहुत सारा पैसा देते थे इन हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए। लोग इतने ज़्यादा वेल्दी थे बेटा, पर फिर भी वो सिंपल लाइफ जीते थे, जनरली ऑब्जर्विंग द बुद्धिस्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट। और ये बुद्धिस्ट रूल ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करते थे।
बुद्धिज़्म की टीचिंग हमने 3rd चैप्टर में पढ़ी है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म में, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बहुत ही सिंपल लाइफ को ऑब्जर्व करते थे, सादा जीवन जीते थे, रिच थे पर लाइफ स्टाइल बहुत ही ऑर्डिनरी था। वैश्विनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म, विष्णु को मानने वाले जो लोग होते हैं, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले, वो होते हैं वैष्णविज्म, और शिव को मानने वाले होते हैं शिवाइज्म। बुद्धिज़्म भी था, जैनिज्म भी था। तो 4 रिलीजन बोल रही हूँ, सॉरी, 4 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को पूजने वाले लोग। और बेटा अगर हम मगध की बात करें तो मगध में हमने देखा कि विष्णु भगवान को पूजने वाले लोग भी थे, जिन्हें हम कहते थे वैष्णविज्म, ठीक है। शिव को मानने वाले लोग भी थे, शैविज्म, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले वैष्णविज्म, लॉर्ड शिव को मानने वाले शिवाइज्म। बुद्धिज्म, बुद्ध के फॉलोअर्स, जैनिज्म, जैन रिलीजन के फॉलोअर्स। तो वहाँ पर वैश्विज्म वाले लोग भी, विष्णु भगवान को मानने वाले लोग भी थे, शिव भगवान को मानने वाले लोग भी थे, बुद्धिस्ट भी थे और जैनिज्म भी थे। ये मेन रिलीजन वहाँ करते थे। पर किसी भी रिलीजन का व्यक्ति दूसरे रिलीजन के लिए कोई इल विल नहीं रखता था। ओके, मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ, आप जैनिज्म को मानते हैं, हमारे व्यूज़ यहाँ पर अलग हो सकते हैं, पर ना ही तो कोई व्यक्ति किसी के धर्म को क्रिटिसाइज़ करता था, ना ही उसके लिए कुछ बुरा बोलता था, ना ही तो कुछ बुरी भावना अपने मन में रखता था। मीन्स कोई इल विल नहीं थी टुवर्ड्स अदर सेक्स। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर डेपिक्टेड ऑन कॉइन्स। जो कॉइन मतलब सिक्के जो हुआ करते थे, उसमें हिंदू गॉड और गॉडेसेस को दिखाया जाता था। ऑल्सो इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स भी बनाई गई हिंदू गॉड गॉडेस की, ठीक है। और कॉइन पे भी इनको दिखाया गया, बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बनाए गए भगवान के। जो पीनल कोड्स थे वो बहुत माइल्ड थे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी सजाएं नहीं दी जाती थी छोटे छोटे अपराध की। द ऑफेंसेस वर ऑर्डिनरली पनिश्ड बाय फाइन्स ओनली। और जो भी ऑफेंस, जो भी कुछ रूल वूल आपने तोड़ा है तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइन। कोई भी अपराध, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपराध। अगर आपने कोई अपराध किया है तो ऑर्डिनरली आपको पनिश किया जाएगा फाइन से। अभी डिपेंड करेगा कि आपका अपराध कैसा है। मर्डर के लिए तो फाइन नहीं दे सकते आप, जो छोटे मोटे अपराध होते होंगे उसके लिए आप फाइन दे देते हैं। और पीनल कोड माइल्ड ही था, है ना। चलो, और इतना सब पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि भैया जो गुप्ता एम्पायर था वो प्रॉस्पर था, गुप्ता साम्राज्य जो था वो प्रॉस्पर था, एंड गवर्नड ऑन एनलाइटेंड प्रिंसिपल्स। और गवर्निंग के जो प्रिंसिपल्स थे वो भी बहुत एनलाइटेंड थे, मतलब सोच समझ के रूल रेगुलेशन सिद्धांतों को लिखा गया था कि भाई लोग खुश भी रहें, क्राइम्स भी ना हो, इस तरीके से प्लानिंग की गई थी। और गुप्ता एम्पायर वाला टाइम बहुत रिच था, बहुत प्रॉस्पर था, तभी तो हम उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। अब सेकंड जो हमारा सोर्स है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति एक ही चीज़ है बेटा। ये एक इम्पॉर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंस है। एपिग्राफी किसको बोलते हैं बेटा, जब आप इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हो। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, याद रखना। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो कंपैरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं। अगर आप कॉपर प्लेट्स के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, आयरन पिलर्स के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी हुई उस टाइम में, और बहुत उस टाइम में नहीं, आज हम कर रहे हैं। तो उस टाइम के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो एपिग्राफिक एविडेंसेस मिले हैं, वो भी हमें बहुत सारी बातें बताते हैं इम्पीरियल गुप्तास के रिगार्ड में। फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, अगर मैंने कहीं कंफ्यूज किया हो। अगर आज हम इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, एपिग्राफी की स्टडी करते हैं, तो हमें जो गुप्ता के टाइम के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति। इन दोनों में ही हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो टाइम था गुप्तास का वो बहुत ही बढ़िया था, लोग खुश थे। और इसे कंपोज किया था किसने, हरिसेन। अब बेटा ये हरिसेन है, हरिसेन, ठीक है। जब आप सर्च करोगे ना, आप हमारे नाम को हम इंग्लिश में लिखें और कोई उसे किसी भी तरीके से पढ़ने लग जाए तो आपको सही लगेगा,
हाँ नहीं ना, तो ये हरिसेन थे, कोर्ट पोएट थे ये समुद्रगुप्त के। अभी आप डालो गूगल पे और सर्च करो कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इंग्लिश वाला नहीं, जब आप हिंदी वाला पढ़ोगे तो वहाँ पर समुद्रगुप्त लिखा होगा, समुद्रगुप्ता नहीं लिखा होगा, समुद्रगुप्त, क्योंकि इन लोगों ने एक्स्ट्रा ए लगा दिया और हम मूर्ख से एक्स्ट्रा ए को आ करके पढ़ने लगे समुद्रगुप्ता, जबकि ये समुद्रगुप्त हैं और इनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम था हरिसेन, ठीक है। इसमें लिखा हरिसेना। अब आपको लिखना है, ओरल एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं होने वाली, पर मैं चाहूँगी कि आप लोग समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त ही पढ़ें, गुप्ता एम्पायर को गुप्ता एम्पायर ही पढ़ें। चलो, हरिसेन ने लिखी थी समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखने वाले कौन थे? हरिसेन। ये किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के। इन्होंने ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है इसमें तारीफ़ की, प्रेस करने का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। इन्होंने समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ़ की है और आर्ग्यूएबली इन्हें बताया है कि ये मोस्ट पावरफुल थे। जितने भी गुप्ता रूलर्स थे उनमें से सबसे पावरफुल थे समुद्रगुप्त। इट डिस्क्राइब्स द रीन ऑफ गुप्तास इन एंशंट इंडिया में जो गुप्ता एम्पायर था उस टाइम में कैसा रूल था। फिर बेटा इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्प्रेसिव लिस्ट दी गई है किंग्स की और ट्राइबल रिपब्लिक की जिन्हें समुद्रगुप्त ने कनकर किया। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है किसकी तारीफ में लिखी गई है? समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी गई है। किसने लिखी है? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। इन्होंने लिखा है कि ये सारे गुप्ता रूलर्स में सबसे शक्तिशाली थे। फिर इसके अलावा एक लिस्ट दी गई है जिस लिस्ट में किंग्स के नाम है, ट्राइबल रिपब्लिक्स के नाम है जिनको समुद्रगुप्त ने जीता। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसलिए अब बेटा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है या आयरन पिलर है ना, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा? क्योंकि ये हमें इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बता रहा हो, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या हो गया मैडम? दोनों शब्द कैसे साथ आ गए, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी? तो ध्यान से सुनो। देखो, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में इस एरिया की बात हुई, तो एरिया बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं भैया कि ये एरिया कैसा था, कैसा नहीं था। फिर बता दिया इसके रूलर के रिगार्ड्स में, तो रूलर का पार्ट हो जाएगा? पॉलिटिक्स का। इसीलिए कहा गया कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बताते हैं। कौन सा रूलर किस एरिया पे रूल कर रहा था, तो एरिया की बात आ रही है, मतलब ज्योग्राफी की बात आ रही है। वहाँ पर जो रूलर था वो किसका पार्ट बन जाएगा? पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हुई बात? चलो, दैट इट इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट करता है बेटा? बाय नेमिंग डिफरेंट किंग्स एंड पीपल्स, बहुत सारे राजाओं के नाम हैं, लोगों के नाम हैं, हु पॉपुलेटेड इंडिया एट द फर्स्ट हाफ ऑफ 4th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कौन से राजा थे, कौन से लोग कहाँ पर रह रहे थे, किस तरीके का एरिया था, इस सब को बताता है कौन? आयरन पिलर या प्रयाग प्रशस्ति। और बेटा ये जो वर्ड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी की ही एक ब्रांच होती है जो डील करती है बाउंड्रीज से, एरियाज से और इवन रूलर्स से। It is a branch of geography that deals with political boundaries, even who has possessed the states, मतलब स्टेट का कंट्रोल किसके पास है बेटा? इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रीन ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट 2 रूलर की बात करें गुप्ता डायनेस्टी के पहले 2 रूलर की बात करें, श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच, 2 शुरुआत के रूलर जो थे गुप्ता डायनेस्टी के वो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच। उनके रिगार्ड्स में बेटा बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्स्क्योर वर्ड का यूज़ किया है कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, वेग लगता है कई बार तो कि थे नहीं थे कुछ, तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो हिस्ट्री है फर्स्ट रूलर्स की गुप्ता डायनेस्टी के, श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच, इस ऑब्स्क्योर मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, बहुत ज़्यादा इनके रिगार्ड्स में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो गुप्ता एरा था ये ओरिजिनेट हुआ है चंद्रगुप्त 1 के टाइम से, ठीक है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कुछ श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ऐसे बिलीव कर लेते हैं गुप्ता एरा ओरिजिनेट हुआ है किसकी रीन से, चंद्रगुप्त वन की रीन से। अगर चंद्रगुप्त वन की बात करूं बेटा, तो जो चंद्रगुप्त वन थे वो पहले इंडिपेंडेंट किंग थे जिन्होंने टाइटल लिया महाराजाधिराज का। चंद्रगुप्त वन पहले इंडिपेंडेंट किंग थे जिन्होंने किसके टाइटल को लिया, महाराजाधिराज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, महाराजा धीराज, राजाओं के भी राजा, किंग ऑफ द किंग्स। महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ द किंग, राजाओं के भी राजा। आफ्टर डिक्लेयरिंग हिज इंडिपेंडेंस इन मगध, इन्होंने मगध में अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। चंद्रगुप्त वन ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चालू किया थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इन्होंने अपने बच्चों की, खुद की, यहाँ वहाँ शादियाँ की, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत बड़े एरिया को कनकर किया। ठीक है, और जीते भी नहीं, खून खराबा भी नहीं हुआ, शादियों के थ्रू ही एरिया इनके पास आता गया। ठीक है, तो इन्होंने किस पॉलिसी को अपनाया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस की पॉलिसीज़ को अपनाया और अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया बाय मैरिंग आ लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। चंद्रगुप्त वन की शादी किससे हुई, कुमार देवी से, जो लिच्छावी प्रिंसेस थी। और ये जो इवेंट है इसे रिकॉर्ड किया गया है इन अ सीरीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन को क्या किया, इशू किया, इस इवेंट को रिकॉर्ड किया। तो ये जो इनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त वन की कुमार देवी के साथ, इस इवेंट को रिकॉर्ड किया गया इन अ सीरीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो किसी ने इशू किए थे, चंद्रगुप्त वन ने इशू किए थे। समझ में आया, खुद ने कॉइन इशू किए और अपनी शादी का जिक्र उसके ऊपर किया, जो उन्होंने किसके साथ की थी, लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। हम बात करेंगे बेटा समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। पर ये मूर्खता है कहना, क्योंकि नेपोलियन का टाइम हमने कब देखा बेटा, नेपोलियन आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है नेपोलियन को। नेपोलियन ने अपने आप को क्राउन किया था बेटा 1804 में। ठीक है, राजा नेपोलियन बना था 1804 में, ध्यान से सुनो। और हम समुद्रगुप्त को कब पढ़ रहे हैं, 4th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में हम समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं, 4th सेंचुरी में हम समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं। और आप समुद्रगुप्त को क्या कह रहे हो, नेपोलियन ऑफ इंडिया, जबकि आपको क्या कहना चाहिए, नेपोलियन को कहना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। समझ में आ रही है बात, तो ये गलत लिखा गया है ना, हमें नेपोलियन को बोलना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, जबकि हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। चल ठीक है, छोड़ो, हिस्ट्री पूरी फॉरेन पर्सपेक्टिव से ही लिखी गई है, इन लोगों का ही लिखा हम पढ़ते हैं, तो इसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। चलो, तो समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। इनके रिगार्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं। ये इंस्क्रिप्शन कंपोज किसने किए थे, इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने। और बेटा ये पिलर्स कहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में बड़े बड़े आयरन पिलर्स हैं जिनके ऊपर एनग्रेव्ड है वो बातें जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ही वॉज ग्रेट कनकरर, इन्होंने बहुत बड़े एरिया को जीता। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट कनकरर, इन्होंने बहुत बड़े एरिया को जीता और एक अच्छे स्टेट्समैन थे। मतलब जो इनकी पॉलिटिक्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, लोग सेटिस्फाइड थे इनके एरा में। क्लियर है, तो ये एक अच्छे कनकरर तो थे, एरिया को जीत के अपने एरिया को तो एक्सपांड कर ही रहे थे, पर एक एबल पॉलिटिशियन, एक अच्छे स्टेट्समैन थे और पैट्रन ऑफ आर्ट्स भी थे। मतलब जितने भी डांसर, म्यूजिशियन इनके कोर्ट में आते थे, ये इन सबको प्रॉपर पैसा वैसा दे के उनकी लाइवलीहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे और उनसे कहते थे बनाओ अपना मास्टरपीस। अच्छे स्टेट्समैन भी थे। इनका जो एम्पायर था वो ब्रह्मपुत्र रिवर से शुरू होता था ईस्ट में, टू रिवर यमुना एंड चंबल इन द वेस्ट। हिमालय से शुरू होता था नॉर्थ में, तो नर्मदा पे ख़त्म होता था। फिर से ध्यान से सुनो, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र पे चालू हो रहा है, यहाँ यमुना पे ख़त्म हो रहा है। नॉर्थ में हिमालय से चालू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है नर्मदा रिवर पे। तो एक अच्छा खासा एम्पायर इन्होंने बिल्डअप किया। ये बहुत ब्रेव तो थे ही थे, साथ में एक अच्छे जनरल भी थे। इन्हें नेपोलियन कहा जाता है इंडिया का। फिर से मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, नेपोलियन 1804 में अपने आप को राजा बनाते हैं। ठीक है, या इसके पहले 2-10 साल के लिए ये फ्रांस आर्मी के लिए लड़ रहे होते हैं। ठीक है, 1790, 1789, 17 उस पीरियड में ये
89-90 इस पीरियड में ये फ्रेंच आर्मी के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है। पर हमारे जिन हीरोज़ को, समुद्रगुप्त को हम अभी पढ़ रहे हैं, ये 4th सेंचुरी के हैं, है ना। तो मुझे बात बताओ, क्या ऐसी उल्टी उपाधियाँ देना चाहिए? हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि उसको कहो समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, इन्होंने फिर अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया। चंबल रिवर के पार गए ये। किसको डिफीट किया इन्होंने? नागा किंग्स ऑफ मथुरा, मथुरा के नागा किंग्स, नाग किंग को हराया। फिर से ध्यान से सुनो, इन्होंने वापस टेरिटरी एक्सपांशन का काम चालू किया। चंबल रिवर के भी क्रॉस चले गए। नाग किंग जो मथुरा के थे, नागा किंग, उन्हें हरा दिया, है ना। ग्वालियर को हराया एंड और अहिच्छत्र, मथुरा, ग्वालियर, अहिच्छत्र, इनको भी जीत लिया। अलेक्जेंडर की तरह ये भी बहुत डेयरिंग थे। इन्होंने डेक्कन कैंपेन किए, ठीक है। क्या किया बेटा? डेक्कन कैंपेन। उस टाइम डेक्कन तक जाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर ये डेक्कन तक पहुँचे। ड्यूरिंग हिज फेमस डेक्कन कैंपेन ही कवर्ड मोर देन 3,000 माइल्स की दूरी तय करते हुए इन्होंने डेक्कन कैंपेन किया, है ना। और जिस एरिया से जा रहे थे वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, कोई भी एनिमल कहीं से भी कभी भी अटैक कर सकता था, पर ये डरे नहीं। तो इसलिए कहा है कि अलेक्जेंडर की तरह ये भी बहुत डेयरिंग थे। इन्होंने फेमस डेक्कन कैंपेन किया, 3,000 माइल्स की जर्नी पूरी की, वो भी डेंस फॉरेस्ट से। दो ही डिफीटेड मेनी पावरफुल रूलर्स, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पावरफुल रूलर्स को हराया, पर इन्होंने एनेक्स नहीं किया सदर्न टेरिटरीज़ को। देखो, कोई भी समझदार रूलर होगा तो वो यही करेगा, क्योंकि आप बैठे हो एक्सट्रीम नॉर्थ में, है ना, और साउथ की टेरिटरी को अगर आप जीत भी लोगे तो उन्हें कंट्रोल कैसे करोगे बेटा? आज इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जबकि उसके पास तो फ़ोन है, मोबाइल है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो अभी मुश्किल आ रही। तो सोचो ज़रा, पहले कितनी मुश्किल आती होगी, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का मीड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतने फास्टेस्ट मीन्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने उन्हें कनकर किया, पर उन्हें एनेक्स नहीं किया। जीता, पर कहा कि तुम तुम्हारे रूल को कंटिन्यू रखो। ही मेड द सदर्न किंग एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, कहा कि तुम मेरी ओवरलॉर्डशिप, मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लो और खुद रूल करते जाओ, हमें एनुअली कुछ ट्रिब्यूट दे देना। और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का, वो 4 प्रकार के रूलर्स के बारे में बताता है, ठीक है, और बताता है समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ क्या रही उनके टूवर्ड्स। तो पहले तो हमें पता चलता है कि 9 रूलर्स थे आर्यव्रत के, है ना, जिन्हें अप्रूव किया और उनकी किंगडम को अपनी किंगडम का पार्ट बना लिया। सिंपली समुद्रगुप्त की एम्पायर का पार्ट बन गए। 9 रूलर थे आर्यव्रत के, जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंका समुद्रगुप्त ने, उनके किंगडम को अपने किंगडम का पार्ट बना लिया, समुद्रगुप्त एम्पायर में ऐड कर लिया। तो पहला तो ये। दूसरा, 12 रूलर्स थे। 9 रूलर थे कहाँ के? आर्यव्रत के। दूसरा, 12 रूलर थे दक्षिण पथ के, जिसे साउथ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने सरेंडर किया। जो 12 रूलर थे दक्षिण पथ के, उन्होंने सरेंडर किया समुद्रगुप्त को। जब वो हार गए उसके बाद उन्हें समुद्रगुप्त ने लिबरेट कर दिया और कहा कि भाई तुम खुद रूल करते रहो, तुम्हारी किंगडम से हमें मतलब नहीं है, बस हमारी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर जो इनर सर्कल था नेबरिंग स्टेट्स का, जैसे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और बहुत सारे गण और संघ हुआ करते थे, जिन्हें बहुत सारे किंग रूल किया करते थे नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया किसको? समुद्रगुप्त को। उनकी ऑर्डर्स को मानते गए और उनकी कोर्ट को भी अटेंड करते रहे। डी, जो रूलर्स थे आउटलेइंग एरियाज के, उन्होंने अपनी डॉटर्स को ऑफर किया इन मैरिज, ठीक है। जो रूलर्स थे आउटलाइंग एरियाज के, उन्होंने डॉटर को अपनी ऑफर किया कि भाई आप हमारी बेटियों के साथ शादी करें, आपके जो भी बच्चे वगैरह हैं उनकी शादियां हमारी बेटियों से करें। इस तरीके से उन्होंने उस एरिया को भी कंट्रोल किया। बेटा अब बैकग्राउंड में आप लोगों को म्यूज़िक सुनाई आ ही रहा होगा, गाने चल रहे हैं। हम इसको, है ना, पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे, है ना, इस पैराग्राफ से पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।